नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और बहुत अच्छी तरीके से अपनी ये क्लासेस आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा भी लगता है जब आप लोगों की बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। कई लोगों ने कल कहा कि सर मूवी के जैसे चल रहा है, वेब सीरीज के जैसे चल रहा है, हमें ऐसे लग रहा है जैसे नजर ही नहीं हट रही वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। एज अ टीचर यदि मैं देखूं तो मैं एक परिवार की तरह आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और आप सभी भी जानते हैं कि मैं एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत ही ये बैच शुरू करके पढ़ा रहा हूं। और अपनी हर क्लासेस इसी जिम्मेदारी के तहत चलती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं आती है, तो एक ऊर्जा से फील होती है। और इसी कारण ये ऊर्जा ही है जो अपने को लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती है और अपनी क्लासें लगातार चलती चली जाती हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर देखो, ये कक्षा 10 का पहला चैप्टर ही चल रहा है। और आप देखोगे कि कक्षा 10 का पहला चैप्टर अपने कम से कम आप मान के चलो कि 15-20 क्लासें होगी इसकी। क्यों होगी? क्योंकि भैया यही है मैन जहां से प्रश्न बनते। पूरा इतिहास दे दिया इसके अंदर। ये समझ लो कि राजस्थान का इतिहास आप पूरा ही पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में ये थ्योरी भी क्लियर हो रही है कि हाँ, हमने आरबीएससी की मूल किताबें पढ़ रखी है। चाहे कहीं से भी कोई भी गाइडेंस का सेशन भी बनाए या कोई भी भय का माहौल भी बनाए, तो आप उन्हें कह सकते हो कि भैया हमारे गौरव सर जीवित है। उन्होंने सिर्फ गाइडेंस नहीं, उन्होंने क्लासेस ही करवा दी हमें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप आइए पढ़िए, हमने सारा क्लियर कर रखा है। और न सिर्फ आरबीएससी के अंदर जो अधूरापन है उसको पूरा करते हुए, तो आप कल की क्लास से ये चीज देख सकते हो कि अपन ने पूर्णता के साथ पढ़ा है। तो ये पहला चैप्टर ही मैन है, इसका कक्षा 10 का मैन है। तो अपने 2-3 महीने चलेगा ये बैच। मैंने कहा मैं किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करूंगा। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के लिए पढ़ते हैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, और उन्हें यह भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ पीडीएफ के लिए आप जोड़ते हैं तो आप नहीं जोड़े हैं। फिर आपको लगता है कि हम सर के व्यूज बढ़ा रहे हैं, हमें पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप चाहे कहीं भी अन्य जगह से भी पढ़ लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बैच की आप लोगों को पीडीएफ नहीं प्रदान की जाएगी। पहले मैं दे रहा था, पहले 3 क्लासेस की पीडीएफ वेबसाइट पे दी भी, लेकिन बच्चे काफी अधीर है। और अधीर वे बच्चे हैं जो वास्तविक पढ़ने वाले नहीं हैं। जो वास्तविक पढ़ने वाले हैं वो पीडीएफ से ज्यादा क्लास को महत्व देते हैं, क्योंकि क्लासेस महत्वपूर्ण है। पीडीएफ से तो इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है, और पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ असफलता की सीढ़ियां हैं। जो पढ़ना है, जो चीजें जाननी है वो ये है। अब टेक्निकल टीम पे पिछले 2-3 दिन से जब मैं बाहर था तो इतने परेशान हुए वो, तो मैं आया तब मुझे मैसेज बताए सारे के सारे, सर देखिए इस कदर से जो है बहस कर रहे हैं बच्चे। और हमें नहीं लगता कि, मैंने कहा ये मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बच्चे हो सकते हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, जो जिन्हें जिन्हें मैं जीजीडी आर्मी कहता हूँ, जिन्हें मैं जीजीडियंस कहता हूँ, ये वो नहीं हो सकते। वो पीडीएफ के लिए इस तरीके से बहसबाजी पे नहीं उतर सकते। फिर मुझे लगा कि मतलब सेवा देके भी इस तरीके से, यानी कि जैसे मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे मैंने इनसे 15-20 हजार ले लिए या लाखों रुपए ले लिए, और उसके बाद में मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, और पीडीएफ में डिले हुआ था। लेकिन अब मैंने उसको देखते हुए निर्णय लिया है कि जो वास्तविक बच्चे हैं उनको तो पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है कोचिंग संस्थाओं में या कहीं भी, और उन्हें लगता है कि यहाँ से सिर्फ हम पीडीएफ ले लें तक हमें बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे। तो नहीं भैया, मैं इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि बच्चे वास्तविक रूप से जुड़े और उसके अंदर बताई गई क्लास में एक एक बात को सुने, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को तो ये जो मैं गाइडेंस बीच बीच में देता हूँ वो भी बोझ लगने लग जाती है। तो ये इसी पढ़ाई का एक हिस्सा है और यही आप लोगों को सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। तो इसलिए आरबीएससी की, मैं फिर से बता रहा हूँ, आरबीएससी का ये जो बैच चल रहा है आपका रणभूमि विजय बैच, इसकी पीडीएफ नहीं दी जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास से नोट्स बनाने हैं, क्लास को देखकर समझना है। मैं स्क्रीनशॉट का समय प्रॉपर रूप से दिया करूंगा, यानी कि उस समय क्या होता है कि मेरे और नोट्स के यहाँ पे स्क्रीन, आपके और स्क्रीन के बीच में मैं नहीं हूंगा, यानी क्लियर विजन दिखेगा आपको। आप पॉज करके भी बना सकते हो या आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी बना सकते हो। ठीक है, यही चीज है। और मुझे नहीं लगता कि नियमित पढ़ने वाले बच्चों को इससे कोई आपत्ति या समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे से आप पीडीएफ के बारे में कमेंट नहीं करेंगे। मैंने खूब दी, धाप धाप के पीडीएफ दी है। जितने मैंने बैच पढ़ा है धाप धाप के पीडीएफ दिए, खूब दिए। इतना तो कोई यूट्यूब पे, पहली बात तो थ्योरी पढ़ाता नहीं, और पढ़ाता है तो पीडीएफ देते ही नहीं। तो अब मुझे भी उसी चीज पे आना पड़ेगा कि पढ़ा तो मैं वैसे ही रहा हूं, लेकिन ये पीडीएफ वाला जो है झंझट ही समाप्त कर देते, बहुत परेशानी हो जाती है इससे। ठीक है, चलो बेटा, अब मन ध्यान है कि जो रियल पढ़ने वाला टबर है बाने परेशानी वे कौन। तो आज अपन कौन कौन से शासक पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं राणा हम्मीर, राणा छत्र सिंह, राणा लाखा, राणा मोकल और
राणा कुंभा। ठीक है, ये शासक आज की इस क्लास में पढ़ने वाले। अब थान बताऊं टाबरों कि ये जो है ना राणा छत्र सिंह जिन्हें राणा खेता के नाम से जाना जाता था, ये आरबीएससी की आपकी किताब में 10वीं की किताब में नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ये 10वीं की किताब में नहीं दे रखे, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, एक कौन दियोड़ा, लेकिन बाकी जो दियोड़ा है बी में भी जो जानकारी नहीं है भाभी मैं थान दूं ताकि आप कंप्लीट करें आगे बढ़ा। ठीक है टाबरो, ओके। और इसमें भी किसी को लगे कि गुरुजी जल्दी चलना चाहिए, ये तो मैं उनके वापस बता दूं, मैंने यहाँ पे अपने इसी चैनल पे 4 बार पूरा राजस्थान जीके पढ़ा रखा है, डिटेल पढ़ा रखा है। तो आप उन क्लासेस से भले एक रात में देख लो पूरा जीके, ऐसे भी आप कर सकते हो। मैंने मेरी तरफ से सुविधाएं पूरी दे रखी है। अभी ये बैच पूरी तरीके से फोकस रहेगा आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की किताबों पे। ठीक है, चलिए टाबरो, अब देखो कल अपन ने क्या पढ़ा था, वो वहां पे मैं थोड़ी सी आप लोगों को वापस चीज बताऊंगा कि कल अपन ने एक शासक पढ़ा जिनका नाम था कर्ण सिंह या रण सिंह। क्या पढ़ा? कर्ण सिंह या रण सिंह एक शासक हुए। कर्ण सिंह या रण सिंह एक शासक हुए। इनके समय में अपन को क्या जानना है कि इनके समय में एक तो हुए क्षेम सिंह, और एक हुए इनके समय में राहप, यही बताया था। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि क्षेम सिंह जो है ये आगे लेके जाते हैं रावल शाखा को, जिसके अंदर अपन ने लास्ट में अंतिम शासक पढ़े थे रावल रतन सिंह। क्या पढ़े थे? रावल रतन सिंह, ये पढ़े। रानी पद्मिनी वाली पूरी कहानी बताई थी आप लोगों को। और राहप जो है इन्होंने राणा शाखा की स्थापना की कहां पे की? सिसोदा ग्राम के अंदर। कहां पे? सिसोदा गांव है, वहां पे इन्होंने स्थापना की। इसी राणा शाखा के लक्ष्मण सिंह जी थे जो अपने 7 पुत्रों सहित ये रावल रतन सिंह का साथ देते हुए अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए काम आ गए थे, युद्ध में खेत आ गए थे। ठीक है, खेत हो गए थे। तो ये राणा शाखा है। इस राणा शाखा के बाद में जो आते हैं राणा हम्मीर आते हैं। शासक कौन आते हैं? राणा हम्मीर आते हैं, जिन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं वो मैं बताऊंगा। मेवाड़ का उद्धारक। अब देखो क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी से ये संघर्ष होता है, अच्छा हुआ कि ये इस समय 2 शाखाओं में बट गए थे। ठीक है, तो एक शाखा जीवित रही गुहिल वंश की। तो इनमें क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी से 1303 का संघर्ष होता है, तो 1303 में क्या होता है? पहला शाखा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है आप लोगों को पता है कि पहला शाखा होता है। इस समय शाखा का मतलब है जौहर प्लस केसरिया। आदमी तो पुरुष जितने भी होते हैं वो केसरिया बाना धारण करके और केसरिया करने निकल जाते हैं, यानी कि युद्ध भूमि में अब सिर्फ और सिर्फ मृत्यु का वरण करना है। जितने दुश्मनों को मार सकते हैं उनको मार के और खुद भी वीर गति को प्राप्त कर लेंगे। और जौहर पीछे महिलाएं करती है, अग्निकुंड जलाया जाता है और उसके अंदर जो है अग्नि को समर्पित कर देती है जितनी भी महिलाएं पीछे जो होती है वो। तो ये बड़े हिम्मत के काम हुए हैं दोनों ही, केसरिया और जौहर। आपकी और मेरे बस की बात नहीं है, आजकल के लोगों के बस की कोई भी बात नहीं है कि अपन केसरिया कर लें या अपन जौहर कर लें। इतनी हिम्मत अपने अंदर नहीं है। ये तो नमन है उस समय के वीरों को, वीरांगनाओं को, जिनके अंदर इतना साहस था कि वो अपनी अस्मिता की बचाव के लिए जौहर कुंड में जो है कूद जाया करती थी और मृत्यु का वरण कर लेती थी। धन्य है उनको तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, इस समय क्या हुआ कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक बनाया और खिज्र खां फिर बना के जाते हैं किसी मालदेव मुछाला को, यहाँ का। इसके बाद में जो है प्रशासक किसे बनाया गया? प्रशासक पहले तो देखो खिज्र खां बना, खिज्र खां, तभी ये नाम हुआ खिजराबाद हो गया चित्तौड़ का। और खिज्र खां जो है वो मालदेव मुछाला। और आप लोगों को बताऊं ये मालदेव मुछाला को मालदेव सोनग्रा के नाम से भी जानते थे। यही जो है मालदेव सोनग्रा भी कहलाया, इसी का नाम था मालदेव सोनग्रा। अब इनके मालदेव सोनग्रा का एक पुत्र था बनवीर भी कहते हैं, जैसा भी कहते हैं, जय सिंह कहते थे। तो ये बनवीर जो है, बनवीर फिर मालदेव मुछाला के बाद में बनवीर यहाँ का प्रशासक बन गया, है ना। तो ये थोड़ा कमजोर होने लगा, तब सिसोदा गांव के राणा हमीर ने इस बनवीर को यहां से हटा के, या जय सिंह कह सकते हो आप, इन्हें यहां से हटा के चित्तौड़गढ़ को पुनः प्राप्त कर लिया। 1326 में प्राप्त किया।
अब ये 1303 से 1326 वाला टाइम पीरियड जो है वो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, और यहीं से आज अपन आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे राणा हम्मीर। तो मैंने लिंक कर दिया है कल की क्लास को आज से, अब पढ़ते हैं आगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है टाबरो। स्क्रीनशॉट ओपन ना कौन है थे बिल्कुल ले सको, मन याद भी रहे स्क्रीनशॉट लेना तो टाइम, ठीक है। अब देखो राणा हम्मीर 1326 से 1364 का इनका टाइम पीरियड रहा है। अब ध्यान से समझना, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो सिसोदिया वंश की स्थापना की। अब हम्मीर जो है सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे। अब क्यों थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिसोदा गांव में कैसे जो है नींव डली और फिर वहां से वापस जो है ये कैसे यहाँ पे आ जाते, तो ये वहां के जागीरदार थे। इन्होंने 1326 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया और गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की। यहीं पे आप लोगों को एक लाइन ऐड कर लेनी है, पुनः अधिकार किया ना, यहीं पे कोष्टक में आप लोगों को लिख लेना है कि बनवीर को हराकर, बनवीर को हराकर या हटाकर, ठीक है, हराकर। और बनवीर कौन था, मालदेव मूछाला कौन था, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है पहले से ही, ठीक है। अब देखो सिसोदा का होने के कारण इनके बाद के सभी शासक क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। तो यहाँ पे अपन जब जब देखते हैं कि जो गहलोत है वही सिसोदिया भी कहलाते हैं या ये गहलोत भी कहलाते हैं। तो ये जो अपन कई बार पढ़ते हैं ना, गहलोत, गुहिलोत, क्या कहते हैं, गुहिलोत, और क्या कहते हैं, सिसोदिया, सिसोदिया। तो ये इस कारण है, ये अब देखो जिसने ये चीज कंसेप्ट समझा है ना उसे बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया कि अच्छा गहलोत क्यों कहते हैं, गुहिलोत क्यों कहते हैं, गुहिलोत राणा क्यों कहा गया महाराणा प्रताप को, है ये सिसोदिया क्यों कहलाए। तो सिसोदा ग्राम से फिर वापस जो है शाखा आगे बढ़ी है, तो इसलिए ये सिसोदिया कहलाए हैं। अब यहाँ पे पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी देखें तो मैंने कई बार जिक्र किया बार बार यहाँ पे कि इनके दादा लक्ष्मण सिंह जो थे अपने पुत्रों के साथ, और कितने पुत्र, अपने 7 पुत्रों के साथ, 7 पुत्र, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे, 7 पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और राणा हम्मीर को क्या कहा गया है, मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या चीज होती है, एक तो है मेवाड़ का रक्षक और एक है मेवाड़ का उद्धारक। तो मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है राणा हम्मीर को और मेवाड़ का रक्षक कहा गया है भामा साहब को। दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ चित्तौड़ को वापस जीतने के कारण उन्हें ये संज्ञा दी गई है, मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है, ठीक है डाबरो। और देखो इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इसका क्या अर्थ होता है, विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश। ये उपाधि राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है और हूबहू एज इट इज लाइन आपके कक्षा 10 की किताब में लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, भाई कथन कारण वाले सवाल में ऐसा भी आ सकता है। तो विकट आक्रमणों में जो विकट आक्रमण हुए उनके अंदर सिंह के समान, शेर के समान जो है बताया गया, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। और ये उपाधि राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर, जिससे जुड़े हुए हैं अत्रिपुत्र महेश, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पे ये दोनों उपाधियां इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि इन्होंने सिंगोली का युद्ध किया एक, और सिंगोली नामक क्षेत्र जो है वो बांसवाड़ा में पड़ता है। सिंगोली के युद्ध में हम्मीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को, इसे मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट में कहते हैं एमबीटी, एमबीटी को हराया था, तुगलक की सेना को पराजित किया था राणा हम्मीर ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी आपके लैंग्वेज मिलेगी आप लोगों को 10th की किताब में, लेकिन ऐसे नोट्स मेकिंग पैटर्न पे नहीं मिलेगी। वो कैसे, ऐसे पूरी कहानी टाइप मिलती है तो अपने को थोड़ा सा पता नहीं चलता कि नोट्स कैसे बनाए, याद कैसे करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ये चीज बता दी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक और उपाधि यदि लिखनी चाहो तो आप लिख सकते हो वीर राजा की उपाधि। क्या लिख सकते हो, वीर राजा की उपाधि भी इन्हीं की थी। और ये जो है रसिक प्रिया टीका के अंदर दी गई है, रसिक प्रिया टीका में, ठीक है। ये भी किसके बारे में है, ये भी आपके राणा हम्मीर के बारे में ही है, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ राणा हम्मीर में एक और चीज यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि चित्तौड़ के अंदर इन्होंने, चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। अगर इनके पिता का नाम पूछे तो इनके पिता का नाम अरि सिंह था। पिता कौन थे, अरि सिंह, ठीक है। ये लक्ष्मण सिंह जी के पोते थे, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया।
तो ठीक ठाक यहाँ इन तरीके को ध्यान रखना है। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट, हम थारे कंप्लीट नोट्स बन जाएगी। ठीक, अब अपन राणा लाखा पढ़ेंगे। राणा लाखा से पहले सिर्फ 2 लाइन और आपको लिखनी है। किसके लिए लिखनी है? क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह, जिन्हें शॉर्ट में खेता कह दिया जाता था, जिन्हें किसके? खेता के नाम से भी जानते थे। ठीक है, खेता के नाम से भी इन्हें जानते थे। अब इनके बारे में क्या लिखोगे कि इन्होंने जो है, आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अजमेर मांडलगढ़ और जहाजपुर को जीता। एक तो ये ध्यान रखें, और एक इनके बारे में ये लिख सकते हो आप कि इन्होंने जो है बूंदी के लाल सिंह हाड़ा को पराजित किया। अब बूंदी के अंदर किनका शासन था? हाड़ा चौहान थे। हाड़ौती के अंदर हाड़ा चौहान थे, तो वहां के लाल सिंह हाड़ा को इन्होंने पराजित किया। ये आपके आरबीसी में नहीं दे रखा है, लेकिन बीच में एक शासक ये है, तो आपको लिखना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं आपको लिखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाई क्षेत्र सिंह आगे बीच में। हाँ ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले सको थे, 2 लाइन ही है यूं तो। ठीक है ना, और बूंदी के लाल सिंह हाड़ा को पराजित किया मत लिखना। अच्छा, इसमें क्या है? बूंदी के लाल सिंह हाड़ा से संघर्ष किया, ये लिखना, से संघर्ष किया, क्योंकि पराजित इन्होंने नहीं किया था, ये पराजित हुए थे और इनकी मृत्यु वहीं हुई थी, और इसी के बाद में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये लिखना है, संघर्ष किया ये लिखना, पराजित किया मत लिखना। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग शासक आ रहे हैं, जिसमें आपको मजा भी आएगा, आनंद आएगा। अभी देखो, अब स्टोरियां आएगी आपके। ठीक है, अब आपके स्टोरियां आएगी फिर से, क्योंकि अब जो शासक आपके स्क्रीन पे आ गए हैं वो राणा लाखा इनका नाम था, और ये भाग्यशाली बहुत ज्यादा थे। राणा लाखा थे लेकिन ये लकी थे। राणा लाखा थे लेकिन ये लकी थे, ये ध्यान रखना। राणा लाखा बहुत ही भाग्यशाली लकी थे। अब क्यों, ये चीज मैं बताता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखो कि इनका राज्यारोहण जो है वो 1382 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ये बन चुके हैं। 1382 से 1421 तक इन्होंने शासन किया है। अब देखो, सबसे पहली चीज कि इनका हंसाबाई से विवाह होता है। सबसे पहली चीज, इनका हंसाबाई से विवाह होता है। अब इस चीज को यहां से समझना। देखो, एक तरफ तो है मेवाड़, ठीक है, और एक तरफ है मारवाड़। एक तरफ है मारवाड़। अब मेवाड़ में इस समय शासक कौन हुए? लाखा हुए। ठीक है, और मारवाड़ में उस समय शासक थे चूड़ा। ठीक है, राव चूड़ा। और राव चूड़ा के जो पुत्र थे वो थे रणमल, और रणमल की बहन थी हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई, सुंदर राजकुमारी एक। ठीक है, और लाखा के अंदर ये समझना कि लाखा के बड़े पुत्र थे कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा इनके बड़े पुत्र थे। अब देखो, अब आपको स्टोरी पूरी की पूरी समझ में आएगी। अब इन्होंने क्या किया, मारवाड़ वालों, ये जो चूड़ा थे, इनके छोटे भाई इनके पुत्र रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई के लिए नारियल भेजा, सगाई के लिए नारियल भेजा। ठीक है, सगाई के लिए उस समय नारियल भेजते थे ऐसे सगाई के लिए। किसके लिए भेजा था नारियल? चुंडा के लिए भेजा था, कुंवर चुंडा के लिए नारियल भेजा। लेकिन कुंवर चुंडा उस समय कहीं बाहर गए हुए थे, दरबार में मौजूद नहीं थे। तो जिंगे हाथे नारियल भेजियो नहीं, वो ले जा के करियो के बटे जो है राणा लाखा जी के हाथ में दे दियो। ठीक है, राजा बैठा भी टाइम भयो वृद्ध अवस्था ही, तो राणा लाखा जी के हाथ में नारियल दे दियो। तो बी टाइम के दरबारी थोड़े जो है हंस गया। तो राणा लाखा जी भी कह दियो कि मैं वयो वृद्ध हूँ, मैं बुजुर्गा ने कौन नारियल जलाए के कौन, मतलब बुजुर्गान कौन पढ़ना सके। ठीक है, तो एक तरीके से मतलब दबे हुए स्वर में ये शादी की इच्छा उन्होंने जाहिर की थी। तो यहाँ पे जो है वो कुछ दरबारी हंसने लगे। तो ये चीज जो है, ये जो नारियल लेके आया था दूत, इसने वहां जाके रणमल से ये बात कही कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है।
और यही बात कुंवर चुंडा को भी पता चली, राणा लाखा के पुत्र जो कुंवर चुंडा थे, इनको भी ये जो है बात पता चली कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तब रणमल ने फिर एक प्रस्ताव भेजा सशर्त विवाह का। क्या है? हंसाबाई से सशर्त विवाह का प्रस्ताव भेजा कि राणा लाखा से मैं अपनी बहन का विवाह करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही इनका उत्तराधिकारी बनेगा, आने वाले समय में मेवाड़ का शासक वो बनेगा। और ये चीज कुंवर चुंडा को पता चलती है कि ऐसी ऐसी भाई इच्छा पिताजी ने जाहिर की है और ऐसी शर्त रखी है जोधपुर वालों ने, मारवाड़ वालों ने। तो कुंवर चुंडा उस समय कहते हैं जब पिताजी की इच्छा है तो हंसाबाई से विवाह तो पिताजी ही करेंगे और मैं राजपाट का जो है मैं नहीं करूंगा। तब इन्होंने यहां से रणमल ने फिर वापस कहा कि हो सकता है कि भाई आगे कभी जो है कुंवर चुंडा की फिर से इच्छा हो जाए कि राजपाट करने की। तब जो है कुंवर चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मैं कभी भी जो है मेवाड़ के गद्दी पर दावेदारी नहीं करूंगा। और उन्होंने पूरा का पूरा जो है राजपाट त्याग दिया। तब राणा लाखा ने वचन दिया कि आने वाले समय में मेवाड़ के झंडे के अंदर जो भी सनद है, जो भी जो चिन्ह है वो अंकित किए जाते हैं वो कुंवर चुंडा और उनके वंशजों द्वारा ही किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे तय हो गई। इसी कारण कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया है। कुंवर चुंडा को इस त्याग के कारण मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो एक तो स्टोरी ये हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप नोट्स के अंदर, मैंने पूरी समझा दी आपको। अब देखो, मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह परिस्थितिवश पूरी परिस्थिति बता दी आपको। अब परिस्थितिवश है, पूरी स्टोरी बिम आरबीसी में लिखी हुई कौन पर अपन तो ध्यान है नहीं, तो मैं थान बता दी। ठीक है, तो लाखा के साथ संपन्न हुआ, जबकि यह विवाह उनके पुत्र चुंडा के साथ प्रस्तावित था। और शर्त क्या थी कि इस विवाह की शर्त यह थी कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही बनेगा, कि हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। अब कुंवर चुंडा ने जो है इसके लिए राजपाट त्याग दिया। तो हंसाबाई के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के कारण राणा लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा था। और इस महान त्याग के कारण ही चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, ये भीष्म पितामह कहा जाता है। तो एक तो ये स्टोरी है। अब बाद में क्या होता है कि जब इनके राणा लाखा के पुत्र उत्पन्न होते हैं और राणा मोकल जो है जब वो यहाँ पे इनका जन्म होता है, तब बाद में जो है हंसाबाई और रणमल और कुंवर चुंडा को जो है मतलब उस दृष्टि से देखते कि ये कहीं नुकसान नहीं पहुंचा दे ये वो। तो कुंवर चुंडा बाद में यहाँ से मांडू चले जाते हैं। मांडू के शासक उस समय होसंग शाह हुआ करते थे। तो होसंग शाह के पास चले जाते हैं कि भाई साहब मैं अट रहा हूं तो अणे मतलब मेरे मन में की कदो नहीं है, पर तो भी अणे यूं ही लागी कि भाई के ध्यान की टाइम के हो सके तो मैं यहां से चला जाता हूं। लेकिन अपने भाई राघव देव को वो यहीं पे छोड़ के जाते हैं कि राघोबा थे नहीं, ध्यान रख जो मैं जा रही हूँ थान माते की मतलब डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, थे ध्यान रख जो रक्षा अक्षा और की मतलब कोई समस्या वे तो मन बता दीजिए मैं बटे ही हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ की स्टोरी आगे बढ़ी थी। अब देखो, ये तो एक स्टोरी हुई। दूसरी स्टोरी जो है ना वो राणा लाखा की है तारागढ़ दुर्ग को लेके। तारागढ़ कौन सा? बूंदी वाला। ठीक है, एक समय तारागढ़ बूंदी को जो है राणा लाखा ने हमला किया और राणा लाखा तारागढ़ बूंदी को जीत नहीं पाए, वापस आ गए। तो राणा लाखा के मन में एक कुंठा सी रह गई कि मुझे जो है तारागढ़ को तो जीतना है। और राणा लाखा भाई साहब एक प्रतिज्ञा और ले ली कि जब तक मैं तारागढ़ बूंदी वाले दुर्ग को जीत नहीं लेता तब तक मैं अन्न जल त्याग दूंगा। और इतो जल्दी संभव ही कौन हो कि अन्न जल त्याग है जितने जितने समय टाइम पीरियड में बूंदी जीतला वो संभव ही नहीं, क्योंकि हाड़ावंश भी टाइम बहुत पावरफुल हुआ करता। तो अब के करनो के तो यहाँ मेवाड़ के सामंत है ना बहुत समझदार हुए हमेशा। तो मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने क्या किया कि आपसी चर्चा की, डिस्कशन किया कि व्हाट टू डू, अब क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने मतलब एक योजना बनाई कि अपन ऐसा करते हैं मिट्टी का एक नकली दुर्ग बनाते हैं, अपने ही लोग होंगे। राणा लाखा जी को कहते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से एक बार आप इस दुर्ग को विजय हासिल करके और फिर आप अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कीजिए, बाद में जो है असली भी हासिल कर लेंगे। तो एक बार तो प्रतिज्ञा त्याग देंगे। तो एक नकली दुर्ग बनाया गया मिट्टी का और वहां पे मेवाड़ के ही कुछ सैनिक तैनात किए गए कि भाई अपने जो है नकली युद्ध करेंगे और उसमें राणा जी की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो भाई राणा जी की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, राणा जी अन्न जल जो है ग्रहण कर ली। ओके, ठीक है। अब संयोगवश देखिए कि ये पूरी प्लानिंग सही से चल रही थी, बिल्कुल ऐसे का ऐसे कुछ नहीं करना था, कोई सैनिक मारने भी नहीं थे, सिर्फ हरा के और दूर जीतना था। लेकिन उसमें भी एक हाड़ावंशी सैनिक था जिसका नाम था कुंभ हाड़ा। ठीक है, कुंभकर्ण, जिसका नाम क्या था? कुंभकर्ण हाड़ा। ओके गोर पेन कौन चाल लगे अंधे। अच्छा, जिसका नाम क्या था? कुंभकर्ण हाड़ा।
जिसको कहा जाता था कुंभाहाड़ा। देखो भाई साहब, उस समय लोगों का अपने स्वदेश और अपनी चीजों के प्रति कितना समर्पण प्रेम था कि जब प्रतीकात्मक रूप से भी उसे बूंदी का तारागढ़ माना गया तो कुंभाहाड़ा ने वहां पे प्राणों की बाजी लगा दी, अपने जीवन को मतलब वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन राणा लाखाजी को वहां पे भी जो है संघर्ष किया है यहाँ पे, और फिर बाद में जो है ये यहाँ पे वो दुर्ग जीतने दिया है। बताइए, यहाँ पे कुंभाहाड़ा की वीर गति को याद किया जाता है। तो ये इस तरीके से तारागढ़ बूंदी वाले दुर्ग की कहानी थी, तो ये भी ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और कहानी राणा लाखाजी में, राणा लाखाजी में एक और कहानी ध्यान रखनी है। तो देखो, पहला थोड़ी ए चीजा बता दूं मैं थान, पछे पिछोला जेल माते आवानी जद मैं एक और कहानी थान बता दूं। अरे वेब सीरीज टाइप ही चाली क्लासा, बहुत आनंद आने वाला है और चीजें याद हुई और कंप्लीट मतलब आरबीएससी कंप्लीट बढ़ा था, वो चीज मत करो। अब देखो, आर्थिक समृद्धि, राणा लाखा बहुत लकी थे, मैंने कहा ना। एक तो देखो हंसाबाई से विवाह हुआ और इनके समय आर्थिक समृद्धि बड़ी तगड़ी हो गई। देखो, किसी भी राज्य या शासक है, उनके समय में समृद्धि के लिए क्या चाहिए? यदि पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो समृद्धि बहुत अच्छी आ जाएगी। आर्थिक रूप से इकोनॉमी अच्छी चलने लग जाए तो बस क्या चाहिए? तो इनके समय चांदी की माइंसें खुल गई, सीसा दस्ता की माइंसें खुल गई जावर के अंदर है, वहां पे वो मिल गई। पिछोला झील की मतलब इसी इन्हीं के समय खुदाई हुई। तो बस राणा लाखा जी तो बहुत लकी थे। तो देखिए, राणा लाखा के शासन काल में जावर माइंस से बहुत अधिक मात्रा में चांदी और शीशा निकलने लगा। बताइए, यहाँ तो खाने की खाने खुल गई है। और इससे मेवाड़ राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई। और निर्माण कार्य में देखिए, इन्हीं के समय एक बंजारे ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि लक्की पिछू बंजारा भी कहते हैं इसके बारे में। इसका नाम कई जगह पिछू बंजारा भी मिलता है, कई जगह लक्की बंजारा भी मिलता है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये बंजारे ने जो है पिछोला झील उदयपुर का निर्माण करवाया, तो सभी तरीके से सुविधा हो गई। अब पिछोला झील के किनारे आप लोगों को पता है एक क्या है? नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा है। तो एक समय क्या हुआ कि राणा लाखाजी दरबार में बैठे थे, और दरबार में बैठे थे तब तो देखो दरबारी कई तरह की बात करते हैं, राजा भी करते हैं। तो राजा जी, ये राणा जी जो है, उस समय राणा जी ने जो है बड़े दरबार में कह दिया कि यदि कोई जो है पिछोला झील को रस्सी बांध कर राजमहल से और पिछोला झील को पूरा एक पूरी पार कर ले तो मैं मेवाड़ का आधा राज्य उसे दे दूंगा, जो पार कर ले उसको। दरबारी सारे हतप्रभ हो गए कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं राणा जी, अब कर दी घोषणा, भरे दरबार में किया। और थान ध्यान है कि नट जो को हुआ करे नहीं, नटों का ये काम होता है करतब दिखाना, रस्सी पे चलना वगैरह, ये जो है। तो यहाँ पे एक गलकी नामक नटनी थी, यही इन्हीं के राज्य में एक नटनी थी जिसका नाम था गलकी। क्या नाम था? गलकी। देखो, एक गलकी नटनी तो यहाँ ये उदयपुर पिछोला झील के यहाँ पे है, और एक नटनी और है जालोर के अंदर पड़ते हैं जिसको, ठीक है, वो श्रृंगारी थी, उसका नाम था श्रृंगारी नटनी। तो यहाँ पे गलकी जो है, इस गलकी ने कहा कि मैं पार कर लूंगी। तो क्या ठीक है, रस्सी बांधो। बांधी पूरी रस्सी, और गलकी ने जो है चलना शुरू किया है। अब इनका तो काम है, इनको तो महसूस ही नहीं होता, ये तो पूरा इनके पारंगत होते हैं। तो उसने जैसे जैसे चलना शुरू किया और आधी रस्सी तक पहुंच गई, और आधी क्या पूरी ही पहुंचने वाली थी। तो मेवाड़ के सामंतों को लगा कि भाई साहब ये तो गजब हो गया, ये तो पूरी पार कर ले, आधा राज्य देना पड़ेगा है। आधे राज्य की फिर पता चला कि आधे राज्य के तो राणा जी अपने राणा लाखा है, और आधे राज्य की तो रानी बन के बैठी है गलकी नटनी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनके जो मंत्री थे, सामंत थे, उन्होंने उस रस्सी को काट दिया, और गलकी जो है नीचे गिर के वहां से उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पे पिछोला झील के किनारे पे ये गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और ये मतलब राणा लाखा की प्रतिज्ञा भंग का मतलब, इन्होंने वो वादा पूरा नहीं हुआ है, उस वादा पूरा नहीं होने का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये तीन स्टोरियां मैंने कहा था राणा लाखा के अंदर मैं आपको तीन कहानियां सुनाऊंगा, तीन स्टोरियां ये इतिहास के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इन्हीं के समय में ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक। ले उठा लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, इनके समय में आप लोगों को दो विद्वान भी ध्यान में रखना है। इनके समय में दो बहुत जबरदस्त विद्वान हुए थे राणा लाखा के समय। एक तो थे जोटिंग भट्ट, और एक थे धनेश्वर भट्ट, ठीक है। ये दो विद्वान भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं जो राणा लाखा के समय थे। अब ये जो जोड़ियां चलेगी ना विद्वानों की, ये बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी, विद्वानों की, सेनापति की, ये सारी जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी जरूरी है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है यदि, तो अपन चलते हैं आगे। ठीक है। अब राणा मोकल के यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी बता दी है
कि क्या हुआ कि कुंवर चुंडा जो थे वो यहां से चले गए, कहां, मांडू चले गए। और मांडू में उस समय शासक कौन थे, देखो यहाँ पे है परिचय क्या है कि मोकल है, महाराणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र हैं। इनके जन्म की स्टोरी बता दी आपको। संरक्षण देखिए 1421 में जब मोकल शासक बने तो अल्पायु में, यानी कि इनकी आयु उस समय आप मान सकते हैं 12 वर्ष ही थी। इनकी आयु कितनी थी, 12 वर्ष ही थी। इस कारण चुंडा ने उनके संरक्षण के रूप में कार्य किया। लेकिन हंसाबाई हमेशा चुंडा को जो है संदेह के रूप में, संदेह की दृष्टि से देखती थी। तो चुंडा भाई साहब क्या हंसाबाई जी आप मन संदेह दृष्टि मत देखो, मैं चले जाऊं। और उसके बाद में इनका संरक्षण रणमल को बनाया गया। हंसाबाई के भाई थे तो रणमल को यानी मामा को ही संरक्षण यहाँ पे संरक्षक बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेवाड़ का भी त्याग कर दिया इन्होंने। मोकल की माता हंसाबाई उन पर संदेह करती तो मेवाड़ से मांडू चले गए। और मांडू में उस समय कौन थे, होशंग शाह थे। शासक कौन थे, होशंग शाह शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो इनके यहाँ पे चले गए। राघव देव को यहाँ पे छोड़ के गए थे। इनका भाई, चुंडा का भाई कौन था, ये ध्यान रखना, चुंडा का भाई राघव देव। अब क्या हुआ कि रणमल को यहाँ पे संरक्षक बना दिया, है ना। रणमल इसके संरक्षक बन गए। यहाँ पे ये भी ध्यान रखें, रणमल संरक्षक बने। अब रणमल यहाँ पे संरक्षक बनते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे रणमल सारे मेवाड़ के जितने सामंत थे, शासक थे, उनको हटा हटा के मारवाड़ के सामंत और शासकों को बड़े बड़े पदों पे इन्होंने रखना शुरू कर दिया, है ना। यानी कि राजनीति में पूरी तरीके से हस्तक्षेप रणमल का बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है। रणमल का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और एक समय जो है रणमल ने चुंडा के भाई राघव देव की हत्या भी करवा दी। और जब ये समाचार कुंवर चुंडा को पहुंचता है मालवा के अंदर, जहां पे वो मालवा चले गए थे, मांडू या मांडू मालवा में पड़ता है, वहां पे चले गए थे, तब वो वापस जो है यहाँ पे आते हैं। फिर बाद में रणमल को भी मरवाया गया है। बाद में जो है रणमल को भी मरवाया गया है। रणमल को उनकी ही प्रेयसी से जहर दिलवा दिया था। उनकी प्रेयसी थी, क्या नाम था उसका, रणमल की प्रेयसी, अरे यार, भारमली। भारमली के थ्रू उसको जहर दिलवा के रणमल को मरवाया। विजोदा यहाँ से जो है भाग के मारवाड़ की तरफ गए हैं। तो ये चीजें हैं। अब देखो राणा मोकल की यहाँ पे हत्या होती कैसे, 1433 में झीलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की हत्या कर दी। किसने की, अभी अपन ने बीच में एक पढ़ा था खेता, राणा खेता पढ़ा था ना अपन, राणा क्षेत्र सिंह, राणा क्षेत्र सिंह अपन ने पढ़ा था। तो राणा क्षेत्र सिंह के दो पुत्र थे, चाचा और मेरा, चाचा और मेरा, इनके दो पुत्र थे। अब ये राणा छत्र सिंह ने है ना एक खातिन से विवाह किया था, उन्हीं के ये दो पुत्र थे। खातिन यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं, वो खातिन से विवाह किया, उन्हीं के ये दो पुत्र थे। तो एक बार जो है ये जिलवाड़ा में गए मोकल और ये घूमने, जिलवाड़ा के अंदर जंगल में गए और जिलवाड़ा में मोकल ने कहा कि बताओ चाचा और मेरे को, बताओ ये पेड़ किसका है। तो इनको चाचा मेरा को लगा कि मेरी माँ खातिन है ना, इसलिए मैं नहीं देने के लिए ये व्यंग्यात्मक रूप से पूछा कि ये पेड़ किसका है। हो सकता है कि ऐसे पहले और भी घटनाएं हुई हो, उन्होंने मौका देखा और वहां पे मोकल को मार दिया। वहां पे चाचा और मेरा ने मोकल को मार दिया और इनका साथ दिया मैपा पवार ने। मैपा पवार ने इनका साथ दिया और इन्होंने यहाँ पे इनको मोकल को मार दिया। यहाँ पे इस तरीके से इनकी हत्या हुई थी। तो ये भी आपको मोकल के अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ना बचे, अब कुंभन पढ़ना बचे। ठीक है, अब देखिए महाराणा कुंभा जैसी शासक बनते हैं, सामने बहुत सारी इनके क्या होती है, समस्याएं होती है। सामने समस्या होती है, एक तो रणमल की समस्या है, एक मोगल को मार दिया, दुश्मनियां, अब मालवा गुजरात वगैरह सारी जो है चारों तरफ दुश्मनियां, तो समस्या ही है कुंभा के यहाँ पे। तो देखिए मोगल के बाद उनके पुत्र कुंभा 1433 में शासक बने। उन्होंने मेवाड़ पर राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का विश्वास जीता। उन्होंने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का मुख्य केंद्र बनाया। ठीक है, यानी कि रणमल को मरवाया और फिर वापस मेवाड़ियों को वहां पे स्थापित किया। ठीक है ना। और सारंगपुर का युद्ध इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण है। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बनाए और इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ भी ये निर्माण करवाते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 के अंदर होता है। कब होता है, 1437। मालवा के शासक महमूद खिलजी और अपने मेवाड़ के शासक राणा कुंभा, दोनों के बीच में युद्ध होता है और कुंभा उसको हरा देते हैं और बंदी भी बना लेते हैं, लेकिन 6 माह बंदी बनाने के बाद में वापस छोड़ देते हैं।
और इतिहास में ये इनकी अदूरदर्शी सोच बताते हैं कि दूरदर्शिता वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं और बाद में जो है फिर इसको हराने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाते हैं, जो विजय स्तंभ अपन कला संस्कृति के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और ये जो भाई ये यहाँ से छूट के जाता है मोहम्मद खिलजी, तो ये मान लो मैं वहां मालवा में जाकर ये भी एक विजय स्तंभ बनाता है, ये कहता है कि मैं वहां से कुंभा को हरा के आया हूँ, ये भी बनाता है। लेकिन इसने बाद में परेशान बहुत किया, जब इसको छोड़ा फिर ये वापस आक्रमण करता है, इसने कुंभलगढ़ पे आक्रमण किया, काफी नुकसान पहुंचाया। वहां कुंभलगढ़ के अंदर एक मान माता का मंदिर है, उस मान माता के मंदिर को क्षतिग्रस्त किया, मूर्ति के टुकड़े कसाईयों को दिए कि तुम इसके एवज में मांस तोल के, मतलब बाट की जगह इन टुकड़ों को काम में लो, मांस तोल के तुम दोगे इससे। और वहां पे एक नंदी महाराज की मूर्ति थी, उन नंदी महाराज की मूर्ति के अंदर का चूना उन्होंने जो है गर्म करके और उसके पान जो है राजपूतों को खिलाया, ऐसा इसमें इतिहास में बताया गया है, ऐतिहासिक स्रोत में बताया गया है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इसने बहुत परेशान किया बाद में, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने बाद में बहुत परेशान किया। तो ये राणा कुंभा की एक अदूरदर्शी सोच थी, इस कारण इन्होंने छोड़ दिया। अब देखो नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष। अब आरबीसी में आपके सिर्फ इतना दे रखा है कि इस मुद्दे को लेकर मेवाड़ और गुजरात के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। लेकिन एक्चुअल देखो अब ये पूरा संघर्ष था क्या, जो नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष है ना, नागौर में जो है इस समय जो नागौर के शासक थे उनके पुत्र थे शम्स खां। ठीक है, नागौर के शासक के पुत्र थे जो शम्स खां, यानी कि बड़े पुत्र थे, और छोटा पुत्र था मुजाहिद खां। तो बनाना तो शासक था शम्स खां को, लेकिन गुजरात के सहयोग से मुजाहिद खां शासक बन गया। तो शम्स खां ने कुंभा से सहायता मांगी, कि शम्स खां ने कुंभा से कहा कि आप मेरी मदद करो, फिर मैं आप जो जैसे कहोगे वैसे ही मैं शासक बनूंगा। तो कुंभा ने शम्स खां को शासक बना दिया, लेकिन शम्स खां ने कुंभा की बातें बाद में माननी बंद कर दी। तो कुंभा ने वापस शम्स खां को यहाँ से हटा दिया, हरा दिया। तो ये पूरा का पूरा नागौर का उत्तराधिकारी का संघर्ष चलता है, नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष यहाँ पे चलता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, लेकिन बाद में संधि कर, ये संधि कौन सी थी, ये संधि थी आवल बावल की संधि। ये थी आवल बावल की संधि, जो 1453 में होती है, 1453 में। अब ये संधि जो है ये फिर आपके वही है, हंसाबाई के मध्यस्थता के कारण ये संधि होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि कुंभा अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी श्रृंगार देवी से करते हैं। मारवाड़ की राजकुमारी कौन थी, राजकुमारी का नाम ध्यान रखना, श्रृंगार देवी थी, श्रृंगार देवी से करते हैं। और यही श्रृंगार देवी बाद में आगे चित्तौड़ के अंदर गोशुंडी की बावड़ी बनवाती है। कौन सी, गोशुंडी की बावड़ी। अब आप भले ही आपके पास में आरबीएससी की किताब हो, आप मैच करके देखना, ये चीजें पूरी की पूरी उसमें दे रखी नहीं होती है ना, ये चीजें, क्योंकि ये तो पूर्णता है। आप फिर दिमाग में वो चीज आती रहती है, अरे राजकुमारी नाम को है, मध्यस्थता कौन करी है, अरे आवल बावल संधि जिक्र, तो ये चीजें है नहीं, पूर्णता के साथ पढ़ना। तो अपार थोड़ो के है मदद दीजिए, और ये लैंग्वेज पूरी की पूरी आ गई, तो आपके लैंग्वेज से प्रश्न जितने बनेंगे आप करके आ जाओगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब देखो एक चंपानेर की संधि होती है 1456 के अंदर, किसमें, कुंभा के विरुद्ध होती है। ये कुंभा के विरुद्ध होती है। क्यों, मालवा दुश्मन, गुजरात दुश्मन। तो मालवा और गुजरात के शासक आपस में संधि करते हैं कि अपन कुंभा को हराएंगे, अपन दोनों मिलके अलग अलग दिशाओं से हमला करेंगे और अपन कुंभा को हराएंगे और मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। फिर बाद में कुंभा को हरा के मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। तो मालवा के महमूद खिलजी, गुजरात के कुतुबुद्दीन थे, इनके बीच में कुंभा को हराकर राज्यों को बांटने के लिए ये संधि हुई। 1457-58 में इन दोनों सेनाओं ने आक्रमण किया, लेकिन कुंभा ने अपनी कूटनीति से उनके बीच मतभेद पैदा कर लिया और दोनों ही सेना को हरा दिया। यहाँ से लौटते समय दोनों ही सेना जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई, और दोनों ही सेनाएं लौटते समय लूटपाट करती हुई गई, लेकिन इनको जो है यहाँ से जाना पड़ा, यानी कि कुंभा इनसे पराजित नहीं हुए थे। ठीक है, ये चंपानेर की संधि किस कब हुई और किन के मध्य हुई, ये चीज पूछी जाती है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा, इनके माता पिता भी पूछे ना, तो ध्यान रखना, मोकल और सौभाग्य देवी। पिता मोकल, माता सौभाग्य देवी। और श्रृंगार देवी के पिता जोधा थे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब ये तो थी इनकी मतलब राजनीतिक सारी बातें।
लेकिन कुंभा अपने आप में बहुत जबरदस्त आप कह सकते हो स्थापत्य कला से संबंधित रहे हैं, इसलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में बहुत सारे दुर्ग, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी चीजें, साहित्य की रचनाएं वगैरह खूब सारी हुई है ना। तो यहाँ पे देखो स्थापत्य और कला के निर्माण में कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कुंभा को माना है। कवि राजा श्यामल दास के वीर विनोद में उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? वीर विनोद के अंदर इस चीज का उल्लेख मिलता है, जैसे कि सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़, बैराट का दुर्ग, भोमट का दुर्ग, बहुत सारे दुर्गों का इन्होंने निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण ज्यादा करवाया उनमें से। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग जैसे अपनी भौगोलिक स्थिति और बनावट के लिए प्रसिद्ध है, इसके शिल्पी मंडल हुआ करते थे। दुर्ग वाला चैप्टर अलग से आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ अपन इतिहास वाले चैप्टर में इतिहास पढ़ लेते हैं। मंदिर तो देखो चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी का मंदिर है, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर है, और रणकपुर के मंदिर बनवाए इन्होंने। इसके साथ में और भी मंदिर बहुत सारे बनवाए। इन मंदिरों की भी डिटेल अपन मंदिर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि आरबीएससी के अंदर लगभग सारी चीजें कवर होगी। आप पूरा ही राजस्थान जी के आपके कवर होने वाला है। एक टाबर हमारा 2 दिन पहला कमेंट करियो कि गुरुजी भूगोल भी हुई के कवर, बिल्कुल हुई। भूगोल के चैप्टर भी आपके 6ठी 7वीं 8वीं में दे रखे हैं, तो वो भी कवर होगी, सारी लगभग कवर हो रहे हैं। और इसके अलावा जो कवर नहीं भी हो रहा है, तो मैंने तो ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं आप लोगों को राजस्थान जी के। जो चैप्टर पढ़ना है, जब पढ़ना है, उस चैप्टर को सर्च बार में लिखो, आगे जीजीडी लिखो, सर्च कर दो, मिल जाएगी क्लास। इतनी सुविधा आप लोगों के लिए हो चुकी है कि जब आपकी इच्छा हो आप सर्च करके पढ़ लो। ठीक है, लो इंगो स्क्रीनशॉट लो, पता आगे चला। देखो अब साहित्य और विद्वता के अंदर देखें तो कुंभा स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध जैसे ग्रंथों को लिखा है। इस सूढ़ प्रबंध को ही बाद में सुधा प्रबंध भी कहा गया। क्या कहा गया? सुधा प्रबंध के नाम से भी इसे जाना गया है टाबरों। टीकाएं देखो, इन्होंने टीकाएं लिखी है। इन्होंने चंडी शतक की व्याख्या तथा गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है। इन्होंने संगीत रत्नाकर पर इन्होंने टीका लिखी है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो जो इनका संगीत राज जो ग्रंथ है ना, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है इनका। इनका ये सर्वश्रेष्ठ भी है और सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा भी है ये। ठीक है, इसके 5 भाग हैं, इसके 5 भाग है इसके। ठीक है, ऐसे पाठ रत्नकोश, रस रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, ऐसे इसके नाम है सारे के सारे। ठीक है, ऐसे इसके नाम है। लिखाऊं क्या संगीत राज वाला? देखो यहां पे लिख लेते हैं अपन, संगीत राज के 5, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। 5 भाग है जिन्हें रत्नकोश के नाम से जानते हैं, रत्नकोश कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? रत्नकोश कहलाते हैं। अब इसमें यदि आप लिखना चाहते हो तो लिखिए पाठ रत्नकोश। ये सारे रत्नकोश कहलाते हैं, पाठ रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। ए सारा रत्नकोश है जो संगीत राज रा हिस्सा है। ठीक है, अब देखो टीकाएं आपको बता दी मैंने। फिर देखिए एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य का भी पहला भाग इन्होंने लिखा है। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग जो है, प्रथम भाग कुंभा द्वारा, जिसका नाम था राजवर्णन। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। और वैसे एकलिंग महात्म्य पूरा का पूरा कान्ह व्यास द्वारा रचित है। और इनके अनुसार वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति के ये ज्ञाता थे, बहुत बड़े दरबारी कवि इनके काल में बहुत थे। कवि अत्रि, कवि महेश ने जो है ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी। इसलिए कहा जाता है कि अत्रि पुत्र महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए टावरों स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब देखो ग्रंथों के अंदर और कि कुंभा स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे। अच्छा ये तो चीज आ गई ना इसके अंदर। हाँ चलिए, हाँ ये चलिए यहां तक जो है ये आ गई है, ये रिपीटेड है पिछला वाला ही। ये देखिए प्रमुख उपाधियां, क्योंकि इनकी उपाधियां बहुत सारी थी।
इनकी उपाधियां बहुत सारी थी, जिनमें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, बहुत सारे इनकी उपाधियां हैं। इनकी उपाधियां, सबसे ज्यादा उपाधियां कुंभा की उपाधियां थी, ठीक है। नरपति, गजपति, अश्वपति, ये सारे आप लिख सकते हो, ठीक है। मैन तो ये आ गई सारी। और अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था, तो ये ज्यादातर जीवन अपना जो है कुंभलगढ़ के अंदर तालाब के पास में बिताया करते थे। वहीं पे एक बार ये बैठे थे तो 1468 में इनके पुत्र उदा ने इनकी जो है हत्या कर दी थी। ऊपर बैठे थे झरोके में और वहां से जो है इन्हें उदा ने इनकी हत्या कर दी थी। तो इनकी हत्या के कारण उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता शासक, ये शासक बना बाद में। तो ये जो उदा है ये मेवाड़ का पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला पितृहंता शासक कहलाता है। बाद में क्या हुआ कि ये मेवाड़ मालवा की तरफ भाग गया था उदा, और मालवा के अंदर जो है इसके ऊपर बिजली गिरी थी उदा के ऊपर, और वहीं पे बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि काम उदा करिया ना, तो उदेरो उदो ही अंत में, उदे काम रो उदो अंत। उदो मतलब समझोगे मारवाड़ी में, उदो यानी उल्टा, उल्टे काम का उल्टा अंत। ये उदा को उदयकरण के नाम से जाना जाता था। उदय सिंह नहीं, उदयकरण, उदयकरण के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। तो ये आप लोगों को जानकारी ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, इसी के साथ में भैया ये क्लास भी आप लोगों के पूरी हो चुकी है। बहुत बढ़िया तरीके से अपन जो है आरबीसी की क्लासें पढ़ रहे हैं। मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि नियमित रहो। आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं डेली का डेली आप पढ़ लो, याद कर लो। आधे पौने घंटे की मेरी क्लास है और आधा पौना घंटा आप लोगों को याद करने में लग जाएगा। हाथों हाथ याद करो, बस खेल खत्म। आरबीएससी आप लोगों के पूरी करवा देंगे। अब बहुत मजा आएगा आरबीएससी को पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में आनंद आएगा, आपको पढ़ने में। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब इस किताब के प्रति आप लोगों की बहुत बढ़िया जो रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, दीवानगी देखने को मिल रही है। क्योंकि मेहनत भी तो उस हिसाब से की गई है, मेहनत भी तो उस हिसाब से की गई है। और भाई साहब सबसे टॉप ट्रेंडिंग चल रही है अभी ये, ठीक है। नए प्रश्न, नए पैटर्न के प्रश्न, व्याख्या, शानदार डायग्राम, परीक्षा दृष्टि, सब कुछ इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और जिनके पास में कि हमारे पास समय कम है सर, हम कम समय में अच्छा क्या पढ़ सकते हैं, तो देखो पूर्ण रूप से 100% तो मैं नहीं कह सकता कि 100% आपका कवर हो जाएगा, लेकिन जितना पूछा जाएगा उसमें से आप 80% का आराम से उत्तर देके आओगे और बहुत द्रुत गति से याद कर लोगे। ये कॉमन वन लाइनर अपनी जो है राजस्थान जीके के लिए मार्केट में मिलती है आपको, और ये जो है विश्व भारत जीके स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए ये निकाली गई है। ये शॉर्ट कंटेंट है। अब इसमें ये समझ के इसको मत पढ़ना कि हाँ इसमें बहुत ज्यादा डिटेल होगी। ये सिर्फ परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से वे तथ्य है जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और 80% इसमें से कवर होने की पूरी संभावना। बहुत शानदार तरीके से सार गर्भित लेखनी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जीजीडी वन लाइनर को पढ़ के तो कई सारे बच्चे जो है, हजारों बच्चे नौकरी कर रहे हैं, सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, प्रोबेशन पूरा करके पूरी सैलरी उठा रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता किसी पुस्तक की सफलता का। तो ये चीजें जो उपलब्ध है वो मैंने बता दी आप लोगों को। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, पढ़ते रहो लेकिन नियमित पढ़ना, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।